नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तु शिखर के क्लासेस में। और आप लोग सब वास्तु सीखने के लिए आए हैं। और वास्तु की क्लास शुरू करने से पहले अपने अंदर बैठे परमात्मा पुरुष को याद करेंगे, साथ ही साथ नमन करेंगे वास्तु पुरुष का, प्रणाम करेंगे उनके शरीर पे बैठे सभी देवी देवताओं का, और उसके साथ ही प्रारंभ करेंगे वास्तु का क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं वास्तु पुरुष के बारे में कि आखिर में वास्तु पुरुष का निर्माण कैसे हुआ, कैसे सभी देवी देवता उसके शरीर पे विराजमान हो गए। तो एक कहानी है कि एक बार शिव जी और अंधकासुर में बहुत ही भीषण युद्ध हुई, बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, लंबा चला। उस युद्ध के बाद जो शिव जी का पसीना था और जो अंधकासुर के पसीना दोनों मिलकर जब जमीन पर गिरे तो उसके गिरने से एक बहुत ही विशालकाय दानव का जन्म हुआ। आप दानव कहें या देवता कहें, तो जब उस समय उनका जन्म हुआ तो शरीर धीरे धीरे और बढ़ने लगा और जो भी मिलता उसको खाने लगे, यानी धीरे धीरे हर चीज को भक्षण करने लगे। और इसको देख के राक्षस भी भयभीत हो गए कि लगता है कोई देवता आ गया, देवता भी भयभीत हो गए कि लगता है कोई राक्षस आ गया, और दोनों सभी लोग आगे आगे भागने लगे। वास्तु पुरुष उनके पीछे पीछे ब्रह्मा जी के तक पहुंच गया, और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद वास्तु पुरुष उनके चरणों में झुक के लेट गया। तो ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद के रूप में अपना मानस पुत्र का संज्ञा दिया, और वास्तु पुरुष को ब्रह्मा जी का ही पुत्र कहते हैं। जिस तरीके से ब्रह्मा निर्माण के देवता हैं, सृष्टि का क्रिएटर हैं, वैसे ही वास्तु पुरुष को भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। तो वास्तु पुरुष जब वो नीचे लेट गया तो ब्रह्मा जी बोले राक्षसों और देवताओं को कि आप सब मिलके इनके शरीर पे विराजमान हो जाओ, और सब मिलकर उनके शरीर पे विराजमान होकर उसको जमीन पे दबा दिए, क्योंकि पता था कि ये जैसे ही ये खड़ा होगा तो वैसे ही ये सब कुछ भक्षण करने लगेगा, और इतना बड़ा होता गया जाएगा शरीर कि धीरे धीरे पूरे पृथ्वी का ही भक्षण कर जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का भक्षण कर जाएगा। इसलिए इसको जमीन पे औंधे मुंहे दबा दिया गया। तो जहां पे मस्तिष्क था, यानी जहां ब्रह्मा जी के चरणों में लेटा हुआ था वास्तु पुरुष, वो मस्तिष्क का स्थान को ईशान कोण माना गया, और जो उल्टा जो क्षेत्र था, जो साउथ वेस्ट हुआ, वो नैऋत्य कोण है, और जो बीच में जो नाभि का स्थान है वो ब्रह्म का स्थान होता है। तो फिर वास्तु पुरुष ने पूछा कि हमें तो इस तरीके से दबा दिया गया, तो अब मैं खाऊंगा क्या, मेरा आहार क्या होगा। ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को कहे कि जो लोग अपने घर को बनाते समय एक सिस्टम से, एक तरीके से अगर नहीं बनाते हैं, और उसमें अगर कोई अनुचित तरीके से बनाते हैं, वो बिना सोचे समझे उल्टा सीधा बना देते हैं जो बिल्कुल प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, तो उस घर के लोग का ही ये भक्षण करेगा। यानी वास्तु पुरुष उन घर में बैठे लोगों का भक्षण करता है, वैसा परेशान करता है उनको। ऐसा कहानियों में है। लेकिन अब बात है प्रैक्टिकल की बात करूं तो जब हम लोग वास्तु करने जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे ईशान कोण है, मस्तिष्क है, एक शरीर हुआ ना, एक वास्तु पुरुष का शरीर हुआ, इस पे घर का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ईशान कोण वास्तु पुरुष का मस्तिष्क हुआ। अब ईशान कोण यानी किसी के चेहरे पे जब शौचालय बनता है तो उस घर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, बहुत तरह की परेशानी शुरू हो जाती है, मेंटल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। जैसे वास्तु पुरुष का मस्तिष्क खराब होने लगता है, जैसे वास्तु पुरुष के मस्तिष्क पे गंदगी बैठने लगती है, वैसे घर में इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है, और लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, सोचने की क्षमता खराब होने लगती है, पढ़ाई खराब होने लगता है। यानी इसके शरीर पे हम जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं वैसा ही हमारे घर में रिजल्ट मिलता है। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पंच तत्व का निर्माण हुआ, कैसे पंच तत्व का क्रिएशन हुआ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। वास्तु आज से नहीं, वास्तु कई हजारों साल से है, क्योंकि वास्तु शास्त्र एक उपवेद है, स्थापत्य वेद से ही निकला है। यानी अगर मैं कहूं कि स्थापत्य वेद में अगर क्या है, तो जितनी क्रिएशन से रिलेटेड चीजें हैं, जो निर्माण से संबंधित चीजें हैं, पूरा पूरा वास्तुशास्त्र ही स्थापत्य वेद में है। तो एक वेद का हिस्सा होने का मतलब कई हजारों साल पहले वास्तु शास्त्र का निर्माण हुआ। तो तब से अब तक कई तरह के सिस्टम में बदलाव आए। जैसे अगर आप सोचिए कि अभी से 500 साल पहले घर कैसे बनते थे, फिर सोचिए उससे 1000 साल पहले कैसे बनते थे। राजा भोज के समय वास्तु काफी प्रचलन में था, क्योंकि राजा भोज बहुत बड़े वास्तुशास्त्री थे, तो उस समय का क्रिएशन अलग तरीके का था। आज के समय में, राजा भोज के समय में जिस तरीके से घर बनते थे, आज के समय में वैसे घर नहीं बनते। तो आज का वास्तुशास्त्र का हमें फॉलो करने का तरीका, सोचने का तरीका, हर चीज बदलना पड़ेगा। सिस्टम नहीं बदलेगा, पंच तत्व नहीं बदलेंगे, लेकिन फिर भी जो आज के समय में
पुराने समय में जैसे घर बनते थे वैसे बनाना संभव नहीं है, तो हमें आज के तरीके से सोचना पड़ेगा, मॉडर्न तरीके से सोचना पड़ेगा कि कैसे 2 कमरे का घर होता है और उसमें 2-2 टॉयलेट होते हैं, जबकि पहले 10 कमरे का घर होने के बावजूद भी टॉयलेट 1 या 2 ही होते थे और वो भी घर से बाहर बनाए जाते थे। यानी घर के अंदर शौचालय नहीं होता था, शौचालय बाहर रखते थे कि जो टॉयलेट की एनर्जी है, जो राहु की एनर्जी है, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। उस समय पैसे की लालच नहीं होती थी लोगों को, पैसे की इतनी चाहत नहीं थी। उस समय सुख का नजरिया कुछ अलग था। आज हमें सुख की नजरिया कुछ अलग है। पहले लोग परिवार में रह के, गांव में रह के कम पैसे में भी वो सामान से सामान बदलते थे, न पैसे का प्रचलन था, फिर भी वो खुश रहते थे। उनका खुश होने का नजरिया ही वही था। बट आज के समय में क्या वो संभव है? आज के समय में क्या उस तरह से खुश रहा जा सकता है? नहीं, आज चीजें बदल गई। लोगों के मन में आगे बढ़ने, तरक्की करने के विचार आने लगे और एक दूसरे के देख के और कंपटीशन बढ़ने लगा। लोग बैंक से पैसा उठा के बिजनेस करने लगे, लोगों का खान पान बदलने लगा। तो अगर घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है और मान लीजिए अग्नि खराब है और आप बैंक से पैसा उठा के बिजनेस करेंगे तो पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है। अगर मैं बात करूं आज के 200 साल पहले, तो किसी के घर के अगर अग्निकोण के आसपास टॉयलेट होता, एक तो घर के बाहर होता था, फिर भी अगर होता तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनकी चाहत उतनी नहीं थी। वो जितना होता था उसमें खुश रहते थे, उसी में एंजॉय करते थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग वास्तु को स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला चरण क्या है कि जब भी कोई घर बनाने से पहले व्यक्ति प्लॉट खरीदता है या प्लॉट का अवलोकन करता है कि ये जो प्लॉट है वो कैसा है, तो सबसे पहले हम वास्तु में पहला कदम रखेंगे कि आखिर में प्लॉट किस तरह का लिया जाए। तो प्लॉट लेने का तरीका ये है कि या तो स्क्वायर ले लें या रेक्टेंगुलर शेप में ले लें। अगर बहुत टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो वहां पे घर बनाने से बचें। बहुत टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो उस प्लॉट को खरीदने से बचें। चाहे सस्ता ही मिलता है फिर भी कोशिश करें कि वो अवॉइड कर दें। कोशिश करना है कि अगर थोड़ा टेढ़ा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है भी, तो अंदाजन से वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए। या फिर प्लॉट इस तरह का लिया जाए कि जब घर का निर्माण किया जाए तो इतना जगह हो कि हम घर को स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ला सकें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतना ट्रायंगल हो कि चाह के भी हम घर को स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं बना सकते। प्लॉट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो चल जाएगा, बट जगह इतनी होनी चाहिए कि घर का आकार ऐसा हो जाए। दूसरी चीज क्या है कि लेवल क्या है। जमीन या तो बिल्कुल बराबर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कहीं ढलान है तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ के तरफ यानी उत्तर दिशा के तरफ, या फिर उत्तर पूर्व का कोना यानी ईशान कोण के तरफ, या फिर पूरब की तरफ ढलान होना चाहिए, ना कि दक्षिण के तरफ हो, दक्षिण पश्चिम के तरफ या पश्चिम के तरफ ढलान नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग समझ रहे हैं इसको, इसके बाद इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि प्लॉट्स की हम घर बनाते समय किस तरीके से बनाते हैं, कहाँ ऊंचा बनाना चाहिए, कहाँ नीचा बनाना चाहिए, कहाँ बोरिंग होना चाहिए, कहाँ गड्ढा होना चाहिए, वो सारी चीजें बाद में करेंगे। आप इतना समझ लें कि प्लॉट के डायरेक्शन जो ढलान है वो या तो नॉर्थ के तरफ हो और नॉर्थ ईस्ट के तरफ हो या फिर ईस्ट के तरफ हो। ये एक डायरेक्शन, 2 और 3, यानी जब भी स्लोपिंग हो तो आइदर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, किसी भी तरीके से अगर कोई प्लॉट ऐसा हो जिसका गड्ढा साउथ ईस्ट के तरफ हो यानी साउथ ईस्ट के तरफ ढलान हो, साउथ के तरफ हो, वेस्ट के तरफ हो या साउथ वेस्ट के तरफ हो, तो ऐसे प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे प्लॉट नहीं लेने चाहिए। और अगर आपने ऐसा प्लॉट ले लिया है तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे प्लॉट को बराबर कर दिया जाए और बराबर करने के बाद फिर घर का निर्माण किया जाए, न कि जो ढलान का क्षेत्र है उसमें नीचा कर देंगे और उस तरीके से अगर स्लोप दे देते हैं कि अगर ईशान कोण में पानी डालते हैं और अगर बहता हुआ और नैऋत्य की तरफ चला जाए तो बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। होना चाहिए कि नैऋत्य में अगर पानी डाले तो बहता हुआ ईशान की तरफ आना चाहिए। तो प्लॉट के सिलेक्शन के समय इसी सिद्धांत को लागू करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब है कि प्लॉट का भी सिलेक्शन हो गया कि प्लॉट का शेप ठीक है, अब सॉइल टेस्टिंग कैसे करें, मिट्टी की जांच कैसे करें, उसके लिए मैं बताता हूं कि जब मिट्टी के जांच करने के कई सारे विधियां हैं, गंध के अनुसार से, स्वाद के अनुसार से पहले लोग चेक करते थे। हम लोग इजी तरीके से समझेंगे कि कैसे समझें कि ये प्लॉट की मिट्टी अच्छी है या बुरी है। तो अभी भी आपने सुना होगा कि मिट्टी मृत होती है और कोई जीवित मिट्टी है, यानी एक मिट्टी ऐसी है जो मृत है जिसपे घर बनाएंगे तो बहुत अच्छा फल फूल नहीं सकता, एनर्जी डेड होती है। तो कैसे जज करें? सिंपल सा तरीका है
उसमें खेती कीजिए, उसमें कोई अनाज छिड़क दीजिए, उसके बाद देखिए कि उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, अनाज अच्छे से उपज होता है कि नहीं होता है, उसकी फर्टिलिटी रेट को चेक करें। अगर लगेगा कि इसमें फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से अनाज का उपज हुआ, तो आप समझ लें ये लाइव है, ये जीवित है, यहाँ पे घर बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने बंजर की तरह लगने लगा, आपने बहुत सारा मेहनत करके भी अगर उसमें उपज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये समझिए कि वो जमीन घर बनाने के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर की ऊर्जा जो है वो कमजोर है। तो वो एक तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका है कि जो पूरा प्लॉट का ब्रह्म स्थान निकाल लीजिए, नाभि का स्थान, वहां पे क्या कीजिए, 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा एक गड्ढा कर दीजिए। गड्ढा करने के बाद उसमें शाम को पानी डाल दीजिए, यानी पूरी रात भर उसमें पानी डाल के छोड़ दीजिए। सुबह जाके देखिए कि पानी डालने के बाद 2 कंडीशन क्रिएट होंगे। सुबह सुबह या तो पानी पूरी सूख गई होगी या फिर उसमें पानी कुछ बचे होंगे। अगर पूरी पानी सूख गई, इसकी मतलब वो मिट्टी उतनी मजबूत नहीं है, उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन वही अगर पानी शेष रह जाए तो आप समझिए कि वो घर बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। दूसरा एक और तरीका है कि जैसे गड्ढा करने के बाद जो मिट्टी आपने बाहर निकाला, उस मिट्टी को वापस उस गड्ढे में डालिए, और डालने के बाद एक बार चेक कीजिए कि उस मिट्टी के डालने के बाद क्या उसके अंदर फिर भी स्पेस बाकी रह गया। जैसे मिट्टी डाला, उसमें कुछ जगह बाकी रह गया, गड्ढा रह गया, तो वो उपयुक्त नहीं है। और अगर वो बराबर हो जाए तो फिर ठीक है, अगर मिट्टी शेष रह जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से भी हम सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ प्लॉट। जब भी कोई प्लॉट खरीदने जाएं, उसका हिस्ट्री समझें कि एक प्लॉट पे पहले क्या बना हुआ था। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ नेगेटिव चीज बना हो, जैसे पुराना हॉस्पिटल रहा हो, तो भी वैसे प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए। अगर वहां पे कब्रिस्तान वगैरह अगर रहा है पीछे, तो वैसे प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए। या कोई केमिकल फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसी वहां पे कंस्ट्रक्शन रहा हो, तो उस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आप जब हिस्ट्री सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसे जगह पे रहें या ना रहें। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा है कि जब भी प्लॉट ले, ध्यान रखें कि बिल्कुल रोड घर प्लॉट के सामने आके खत्म नहीं होता हो, यानी कि आपका प्लॉट टी पॉइंट ना बनाए। यानी कोई रोड बिल्कुल सामने से आया, अब क्या है कि ये आपका प्लॉट है और सामने से एक रोड आ जाए और वो इसको हिट करे, या ये मान लीजिए कि एक रोड ऐसे हो गया सामने से, और बिल्कुल सामने से रोड हिट करके एक इस तरफ मुड़ जाए और एक दूसरी तरफ मुड़ जाए, और आपको यहाँ पे घर है, ये प्लॉट है, तो ऐसे प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इस जगह से आने वाली सारी ऊर्जाएं आपके घर को परेशान करती रहेगी, आपके घर को हिट करती रहेगी। जितने आसपास के घर हैं वो सभी घर की एनर्जीज आपके घर की तरफ मूव करेगी, जिससे काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो टी पॉइंट पे जो प्लॉट है उसको लेने से बचें। फिर नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। देखिए एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि नींव है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो घर लेने जा रहा है या प्लॉट लेने जा रहा है, अब प्लॉट की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, यानी फेसिंग क्या होना चाहिए, ये जज करने के लिए उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं कोई ऐसा फेसिंग ना मिल जाए जिस डायरेक्शन का प्लैनेट उनकी कुंडली में बहुत खराब हो। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि बहुत खराब है, बहुत कमजोर है, यानी शनि उसको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, शनि की वजह से वो व्यक्ति परेशान रह रहा है। अब ऐसे प्लॉट ले लिए जो पश्चिम दिशा मुखी है, यानी प्लॉट का मुख पश्चिम की तरफ है। ऑब्वियसली जब घर बनेगा तो पश्चिम मुखी हो जाएगा, तो उस प्लॉट को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उस प्लॉट को लेने के बाद शनि की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी उस जगह पे, और जब शनि की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उस व्यक्ति की परेशानी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करके ही प्लॉट लेना उचित होता है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार लकली कोई खराब प्लॉट मिल जाते हैं, आपको देखने में अच्छा लगेगा कि ईस्ट फेसिंग है, बट ईस्ट फेसिंग तो है, लेकिन सूर्य अगर बहुत खराब है तो ऑब्वियसली वो ईस्ट फेसिंग आपको फलित नहीं होगा। तो जो प्लैनेट अच्छे होते हैं उसी के फेस का घर लेना, उसी के फेस का प्लॉट लेना अच्छा होता है। फेसिंग ऑफ द प्लॉट, जो मैंने बताया कि फेसिंग ऑफ द प्लॉट चूज करते समय ध्यान रखा जाता है कि किसी कॉर्नर फेस का ना हो, या ऐसा फेस ना हो कि जब घर बनाए तो पता चला कि एक भी अच्छा दरवाजा ना मिले। अब मान लीजिए कि ये एक प्लॉट है, अब इस प्लॉट का ये फेसिंग है, अब मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट के फेस का प्लॉट है। अब हमें ये देखना है कि जब कोई भी प्लॉट पे जब घर बनेगा तो उसका दरवाजा जो है वो इतना से इतना के बीच में ही आएगा, अगर सामने से
जाने का अगर रास्ता फ्रंट रोड ये है अगर, तो ऑब्वियसली दरवाजा यहां से यहां तक बनाना है। अब कई बार डायरेक्शन इस तरीके के होते हैं कि हम चाह के भी, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो इसका मतलब ये हिस्सा नॉर्थ आएगा, ये हिस्सा ईस्ट आएगा, तो चाह के भी हम एक अच्छा दरवाजा नहीं दे सकते, क्योंकि नॉर्थ का तीसरा चौथा दरवाजा अच्छा होता है तो कई बार वो यहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट का तीसरा चौथा दरवाजा अच्छा होता है तो वो इधर आ जाएगा। तो कई प्लॉट में ऐसे कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं कि हम चाह के भी एक अच्छा दरवाजा नहीं दे पाते। तो इस तरह के प्लॉट सिलेक्शन करते समय हमें बचना चाहिए, क्योंकि मेन जो एंट्रेंस है वो बहुत मायना रखता है घर के लिए। अगर मेन एंट्रेंस सही है तो घर में थोड़ी बहुत वास्तु प्रॉब्लम हो तो भी कोई खास समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आगे है पंच तत्व। पंच तत्व के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि वो पूरे वास्तु का ये बेस है। अगर आप 5 एलिमेंट को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, 5 एलिमेंट के साइकिल सिस्टम को अगर अच्छे तरह से आप समझ जाते हैं तो आप आधा वास्तु अभी ही जान जाएंगे, क्योंकि जब तक हम वास्तु करेंगे तब तक इन्हीं 5 एलिमेंट पे वर्क करना है। कहते हैं वास्तु पुरुष भगवान है। जब भी पूजा होता है तो पूजा में वास्तु पुरुष की पूजा अवश्य होती है। आप पंडित जी से पूछिएगा कि वास्तु पूजन की जब भी कोई पूजा का प्रारंभ हुआ या पूजा हो रहा है तो उसमें वास्तु पुरुषाय नमः, वास्तु पुरुष के नाम से अलग से पूजा की जाती है। वास्तु पुरुष के नाम से वेदी बनाते समय एक अलग स्थान रखा जाता है। यानी वास्तु पुरुष को हम भगवान की तरह समझते हैं। अगर आप परमात्मा को समझना चाहते हैं, अगर आप भगवान को समझना चाहते हैं तो कहीं दिखाई नहीं देता, यानी जो हमें दिख रहा है पूरा प्रकृति जो है वो अपने आप में ही परमात्मा है। वेदों में लिखा गया है कि परमात्मा की एक अपनी प्रकृति है, वो है ये प्रकृति जो हमारे सामने है। यानी परमात्मा की जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, वो यानी प्रकृति है, जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, वो यही प्रकृति है। यानी प्रकृति में क्या है तो 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, अर्थ यानी पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, इन 5 तत्वों से हमारा पूरा घर बनता है, इन 5 तत्वों से वास्तु पुरुष का शरीर बनता है और इन्हीं 5 तत्वों के मिलन से परमात्मा का निर्माण होता है। अब आप समझिए कि जो भगवान वर्ड है उसके बारे में बताता हूं कि भगवान का मतलब क्या होता है। भगवान यानी भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, नीर यानी कि जल। यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन्हीं 5 तत्वों का जो सम्मिलन है वो भगवान है, वो परमात्मा है। तो आप समझिए कि अगर इन 5 तत्वों का साइकिल सिस्टम ठीक रहा, यानी क्रिएशन का साइकिल जो है वो ठीक रहा, तो वही घर भगवान का रूप धारण कर लेता है, वही घर परमात्मा यानी देव तत्व उत्पन्न करता है। और अगर यही साइकिल उल्टा सीधा हो गया, खराब हो गया, तो वही घर राक्षस का रूप धारण कर लेता है और फिर भक्षण करने लगता है, घर वालों को परेशान करने लगता है, उस घर में रहने वाले लोगों को। आगे हम लोग साइकिल सिस्टम को समझेंगे। तो मैंने जो अभी बताया कि भगवान का जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, इन 5 तत्वों का मिलन ही भगवान का स्वरूप है। सबसे पहले हम समझते हैं पंच तत्व के बारे में और इनका साइकिल सिस्टम क्या है। अब ये जो एरो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं घूमता हुआ, ऐसे ये ऊपर की तरफ ऐसे की और आगे की ओर घूमता हुआ जा रहा है, ये क्रिएशन है। यानी इस तरीके से ये एक दूसरे को क्रिएट करते हैं। जैसे आकाश, स्काई एलिमेंट है, आकाश तत्व, आकाश से बारिश हुई, एक एक समझिएगा आराम से, आकाश से बारिश हुई, इस बारिश से यानी जो पानी हुआ, इस पानी से पेड़ यानी वृक्ष का उत्पन्न हुआ। और ये वृक्ष क्या कहलाता है, एयर। यानी जब एयर कहां से आएगा, पेड़ से। ऑक्सीजन कहां से आएगा, पेड़ से। तो आकाश से बारिश हुई, बारिश से पेड़ हुआ यानी एयर हुआ, और इसी पेड़ को सूखने की वजह से, जब पेड़ सूख जाए तो लकड़ी हो जाता ना, सूखी हुई लकड़ी, तो यही पेड़ जो है वो अग्नि तत्व को उत्पन्न करता है। और यही अग्नि तत्व, आगे मैं बात करूंगा, अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करता है। कैसे, अग्नि है, और अग्नि को जलने के बाद जो बाद में बच जाए, जो अवशेष बच जाए, वो क्या है, वो मिट्टी है, वो राख है। तो जो वेस्टेज है अग्नि का, वो अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करता है। और मेटल यानी इसी पृथ्वी से मेटल निकलता है। ये जो वुड
जो लैंग्वेज है वो एयर को वुड कहते हैं और आकाश तत्व को ही मेटल कहा गया है। ये क्रिएशन ऑफ द साइकिल ऑफ क्रिएशन है, ये एक दूसरे को आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रिएट कर रहे हैं। फिर से ध्यान से समझिए, आकाश से बारिश हुई यानी जल, जल से पेड़ हुआ यानी कि एयर, और इसी हवा से, इसी पेड़ से अग्नि उत्पन्न हुआ यानी कि फायर, और इसी फायर से जब लास्ट में बच गया अवशेष वो बन गया अर्थ एलिमेंट, और उसी अर्थ से फिर मेटल निकला। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। इसी साइक्लिंग सिस्टम को समझना है, और यही साइक्लिंग सिस्टम जब घर में सही तरीके से होते हैं तो घर में दैव तत्व उत्पन्न होता है, देवता का रूप धारण कर लेता है घर, और सुख संपन्न और हर तरह की समस्या से दूर रखता है हमारे जीवन को। एक हैप्पीनेस बनी रहती है घर के अंदर हमेशा ही। अब इसमें एक जो दूसरा थ्योरी है वो कहता है कि ये तो क्रिएशन हो गया, बट यही 5 तत्व आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। कैसे? इस एरो के सिंबल को देखिए। जल का काम क्या है? जल का काम है अग्नि को खत्म कर देना। जैसे ही पानी को अग्नि के ऊपर गिराते हैं, अग्नि वहीं पे समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर हम इसको यहां से ले जाकर करें तो इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी जल अग्नि को खत्म कर देंगे। वैसे ही अग्नि किसको खत्म करेंगे? तो अग्नि को आप ध्यान से एरो का सिंबल देखिए, जैसे ही मेटल को अग्नि के ऊपर डालेंगे मेटल खत्म हो जाएगा, यानी अग्नि तत्व आकाश तत्व को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर नेक्स्ट है, जैसे ही मेटल यानी कुल्हाड़ी को से हम पेड़ को काट देते हैं, यानी मेटल यानी आकाश तत्व एयर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे ही एयर एलिमेंट यानी जैसे ही पेड़ को हम पृथ्वी के ऊपर लगाते हैं, पृथ्वी वहां से फटने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, यानी जो एयर एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और कैसे? पृथ्वी का काम क्या है? पृथ्वी के ऊपर पानी चाहे जितनी गिराते चले जाए, दोनों में कौन खत्म हो जाएगा? पानी। यानी मिट्टी के ऊपर जितना भी हम पानी डालें, पानी वहां पे वाटर एलिमेंट, चाहे पृथ्वी पे कितना भी पानी डाले वहां पे वाटर एलिमेंट खत्म हो जाता है। बाल्टी से या जिस चीज से भी आप पृथ्वी पे डालते रहिए वो सब सूखता चला जाएगा। यानी कि जल तत्व को अर्थ एलिमेंट खत्म कर देता है, अग्नि तत्व को वाटर एलिमेंट खत्म कर देता है, एयर एलिमेंट यानी हवा को मेटल एलिमेंट डिस्ट्रॉय कर देता है, और पृथ्वी को एयर एलिमेंट डिस्ट्रॉय करता है। यानी हर एलिमेंट अपने अगले वाले एलिमेंट को छोड़ के उसके अगले वाले को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी अपने से जो तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, अपने से बीच वाले को छोड़ के अगले वाले को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये था साइकिल ऑफ क्रिएशन, और ये था बीच का जो है ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रॉय, कि कैसे एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, हर 2 चैप्टर के बाद रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि यही बेस है। अगर यहां गड़बड़ हुआ तो वास्तु नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब घर में जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है घर के अंदर? कैसे पता चलेगा कि इनकी परेशानी का कारण क्या है? कैसे पता चलेगा कि अग्नि खराब होने से इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है? तो अग्नि खराब कौन करेगा? पानी। तो हमें समझना पड़ेगा कि अग्नि वाले स्थान पे यानी अग्नि के कोण में पानी है, तभी इनको अग्नि से संबंधित परेशानी आ रही है, तभी घर में सबका पेट खराब है, तभी इनका कैश एंड लिक्विड फंस रहा है। तो ये सारे कैलकुलेशन समझेंगे, ये बेस है, इसको जितनी बार रिपीट करेंगे, जितना दिमाग में रखेंगे उतना अच्छा है। फिर आगे बढ़ते हैं। सेम चीज है साइकिल ऑफ क्रिएशन, जो अभी हमने बताया पीछे। ये भी सेम है, साइकिल ऑफ डिस्ट्रॉय करने का, एक दूसरे को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। ये है सप्रेस करना, यानी जैसे अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्रिएशन है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो एक दूसरे को सप्रेस यानी दबाने लगते हैं। कई बार कुछ ऐसा वास्तु दोष आ जाएगा, कहेंगे जैसे इस घर में अग्नि तत्व तो बहुत बढ़ा हुआ है। अरे जब बढ़ा हुआ है तो उसको कम करेंगे ना, तो कम कौन करेगा? पानी लाएंगे तो खत्म हो जाएगा, पानी तो ला नहीं सकते, तो अग्नि को कम कैसे करें? तो अग्नि का पीछे वाला यानी फायर के पीछे कौन है? अर्थ एलिमेंट, यानी अग्नि में अर्थ एलिमेंट लेके आएंगे। तो जैसे अग्नि के ऊपर हम मिट्टी डालते हैं या मिट्टी से घेरते हैं तो क्या होगा? अग्नि के ऊपर जैसे ही मिट्टी से घेरेंगे तो अग्नि नियंत्रित हो जाती है,
यानी अग्नि तत्व को कंट्रोल करने के लिए अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो वापस जो उल्टा हम लोग देख रहे हैं साइकिल, ये सप्रेस कर रहा है, ये दबा रहा है एक दूसरे को। तो क्लॉकवाइज में क्रिएशन और एंटी क्लॉकवाइज में सप्रेस करना। अभी 5 एलिमेंट के साइकिल को हमने अलग अलग तरीके से आपको दिखाया है। जैसे ये जल तत्व है, अब जल तत्व का क्रिएटर कौन है? तो आकाश तत्व। आकाश से बारिश हुई, बारिश से पेड़ पौधा हुआ, ये क्या हो गया? क्रिएशन हो गया। पानी ने अग्नि को खराब कर दिया, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया, और पृथ्वी ने पानी को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी पृथ्वी के ऊपर जितना पानी डालेंगे सूख जाएगा। तो ये क्या हो गया? उसी जो हम लोग पीछे पढ़े उसी को फिर से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है हवा, एयर। बारिश हुई, यहां से पेड़ पौधा हुआ, ग्रीन एनर्जी। इसी के बाद अगला जो तत्व बना वो बना अग्नि तत्व, यानी एयर का क्रिएटर वाटर है और एयर फायर का क्रिएटर है। एयर अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा और आकाश तत्व जो है वो एयर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर है फायर, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का क्रिएट कौन करेगा? एयर। एयर एलिमेंट अग्नि तत्व को क्रिएट करेगा। अग्नि तत्व अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करेगा। अग्नि का काम है आकाश तत्व को डिस्ट्रॉय कर देना, और पानी का काम है, वाटर एलिमेंट का काम है अग्नि को डिस्ट्रॉय कर देना। वही साइकिल को हम लोग दोबारा एक अलग से बना के आपको दिखा रहे हैं। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो साइकिलिंग सिस्टम है इसको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि घर के अंदर जैसे ही गए तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कौन से एलिमेंट वाले जोन में कौन सा कलर रखा है, कौन सा ऐसा चीज रखा है जो इस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब अर्थ एलिमेंट का पढ़ेंगे। अग्नि का काम है अर्थ को क्रिएट करना, अर्थ का काम है आकाश को क्रिएट करना, यानी मेटल। अर्थ का काम है पानी को डिस्ट्रॉय कर देना, और एयर का काम है अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये अर्थ का साइक्लिंग सिस्टम हो गया। सेम आकाश तत्व का, अर्थ से मेटल, मेटल से यानी आकाश से बारिश, यानी अर्थ एलिमेंट ने आकाश तत्व को उत्पन्न किया, आकाश तत्व ने वाटर तत्व को उत्पन्न किया, आकाश तत्व ने एयर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, और फायर एलिमेंट ने आकाश तत्व को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये क्रिएशन ऑफ साइक्लिंग सिस्टम था। कौन किसको क्रिएट करता है, कौन किसको डिस्ट्रॉय करता है। इसको नोट्स में भेज दिया जाएगा आप लोगों के पास, और इसको दिमाग में रख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके कलर्स को समझेंगे, इसके मेटल को समझेंगे, इसकी प्रकृति को समझेंगे कि कैसे कहां पे क्या क्रिएट करता है। इन 5 तत्वों को आप बार बार रिपीट कीजिए, इससे जुड़ जाइए, क्योंकि ना सिर्फ घर के अंदर है बल्कि आपके शरीर के अंदर भी है। जब भी हम वास्तु करने जाएंगे तो उस घर को खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को उससे जोड़ के देखना पड़ेगा कि अगर घर में अग्नि खराब है तो वास्तु पुरुष के शरीर पे क्या होगा। अगर घर में जल तत्व खराब है तो वास्तु पुरुष के शरीर में ऐसी क्या एनर्जी कमी हो जाती है। यानी अगर आपके शरीर में अगर जल तत्व की कमी हो जाए, अगर आपके शरीर में अगर अग्नि तत्व की कमी हो जाए, तो उससे क्या होना चाहिए। अगर आपके शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में अगर अग्नि तत्व कम हो जाए तो इसलिए उसके अंदर ऊर्जा नहीं होती। तो जब घर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अग्नि तत्व खराब है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो वास्तु पुरुष का शरीर है उसके अंदर एनर्जी की कमी है, ऊर्जा की कमी है। तो फिर उन घर वालों से पूछेंगे कि आप लोगों की क्या एनर्जी कमी रहती है, हमेशा सुबह उठने क्या हमेशा थका थका फील करते हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। वो सब बोलेंगे हाँ हमारे घर में तो ऐसा ही हो रहा है। अब आपके शरीर में अगर अग्नि का स्थान, वो मैं बताऊंगा कि बॉडी में अग्नि का स्थान कहाँ होता है। हमारे शरीर में अग्नि का स्थान है नाभि, यानी नाभि के पास की जो जगह है पेट, आप ऐसे समझिए हमारे शरीर में अग्नि का स्थान है। हमारा डाइजेशन सिस्टम जठराग्नि, वो भी अग्नि है। जठर यानी जो खाना को पचाने के लिए जो अग्नि उत्पन्न हो जाए, जैसे ही हम आहार डालते हैं, जैसे ही हम एयर एलिमेंट को अपने शरीर के अंदर डालते हैं, अपने आप से जोड़ के देखिए, इन 5 तत्वों को अपने आप से जोड़िए। अब इन 5 तत्वों को अपने शरीर से जोड़ के देखिए। पेड़ से क्या मिलता है? धान, गेहूं, फल, सब्जी, हम जितने चीजें खाते हैं वो कहां से है? वो एयर एलिमेंट है, वो पेड़ से मिलते हैं, वो पौधे से मिलते हैं। तो जैसे ही हम
अपने शरीर के अंदर एयर एलिमेंट को डालते हैं, क्या होता है अगला रिएक्शन? अग्नि तत्व उत्पन्न हो जाता है। यानी हमारे शरीर में जो जठराग्नि है वो उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खाते समय और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एयर एलिमेंट यानी अपने आहार अपने शरीर के अंदर डाला और जैसे ही आपने खाना खाया उसी समय जैसे ही वो अन्न अपने पेट के पास पहुंचता है तो तुरंत जठराग्नि में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अग्नि की ऊर्जा जागृत हो जाती है और हम क्या करते हैं? खाना खाते खाते पानी पीने लगते हैं या खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं। तो आयुर्वेद में स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो वो खाना जहर के समान हो जाता है, वो पेट में खाना पचता नहीं, खाना सड़ने लगता है। क्योंकि जैसे किसी खाना को हम पकाएं तो अग्नि चाहिए पकाने के लिए, लेकिन अगर उसी को हम खाना को पकाए नहीं, सिर्फ ऐसे ही छोड़ दे बहुत समय तक पानी डाल के और सब मिला के, तो क्या होगा? वो सड़ेगा, वो पकेगा नहीं। तो वैसे ही जब हम खाना खाते हैं तो वो जठराग्नि उत्पन्न होता है और उसको पका के उसके अंदर के रस को शरीर को देने लगता है और उससे हमारे शरीर में प्रबल शक्ति आती है। उसमें हमारे शरीर में कई तरह के प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। लेकिन अगर उस खाना खाने के बाद आपने जल तत्व डाला, अभी हम लोग साइकिल सिस्टम में पढ़े थे कि जल तत्व अग्नि तत्व का डिस्ट्रॉयर है, यानी जल तत्व को जैसे ही अग्नि के पास ले जाएंगे अग्नि खत्म हो जाएगी। तो खाना खाने के बाद आपने जहां तुरंत पानी पिया तो वहां पे अग्नि तत्व समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो खाना जो पचना चाहिए था वो सड़ने लगेगा। तो इसलिए घर के अंदर जब हम एलिमेंट को समझते हैं तो वैसे ही एलिमेंट हमारे शरीर में भी है। इसलिए जब भी आप वास्तु करने जाए, वास्तु यानी उस घर से खुद को जुड़ जाइए, खुद को जोड़ लीजिए और महसूस कीजिए वास्तु करते समय कि इनके घर में कौन सा तत्व खराब है। यानी अगर वो तत्व हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या परेशानी आती है, हम कैसा महसूस करते हैं उस तत्व के बिना, वैसे ही इस घर के लोग भी वैसा ही महसूस कर रहे होंगे। इन घर के लोगों के साथ भी वही समस्या आ रही होगी। तब आप प्रेडिक्शन शुरू कर सकते हैं तत्वों को देखने के बाद कि नहीं, आप जो बता रहे हैं वो प्रॉब्लम तो है, बट आपके घर में ये तत्व में इस जगह पे ये चीज होने के बाद या इस जगह पे ये कलर होने के बाद आप लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटती होगी। वो हर बार हाँ बोलते चले जाएंगे, आप पे उनका विश्वास मजबूत होता चला जाएगा और आप जितना भी उपाय बताएंगे वो उसको करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको अपने शरीर से जोड़ना ही होगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि अब आप लोग वास्तु सीख रहे हैं, अब आप लोग कहीं ना कहीं वास्तु करने जाएंगे। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपके आसपास के लोग जो जिनको पता चल जाएगा कि आपको वास्तु का नॉलेज है, वो आप बार बार अपने घर पे बुलाएंगे आपको वास्तु के लिए या फिर सलाह लेंगे कंस्ट्रक्शन करते समय। उस समय हमें पूरी साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करना है और प्रेडिक्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो। इसके लिए साइंस तो जरूरी है, ये जो है पूरा वो कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन के साथ साथ इंट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। यानी जब आप किसी घर को देखें, जैसे आप उस घर के अंदर पैर रखें तो आप उस एनर्जी को महसूस करें। आपको पैर रखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस घर की एनर्जी कैसी है, जहाँ पे हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, वास्तु करने आप जाते हैं और जैसे उस घर के अंदर जाते हैं लोग पानी, चाय, नाश्ता या खाने का रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं कहता हूं जब आप वास्तु के पर्पज से गए हैं तो चाहे वो आपके रिलेटिव ही क्यों ना हो, आप उनके घर पे आहार न लें, जल ग्रहण न करें। क्योंकि जैसे ही आप आहार ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, अगर उस घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, अगर उस घर की ऊर्जा थोड़ी खराब है तो आप उसके आवेश में आ जाते हैं, आप उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और जब आप उसके कंट्रोल में आ जाते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन है कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है और आपको जो उपाय बताना चाहिए या जिस तरीके से आपको वास्तु समझ आना चाहिए वो समझ नहीं आता और फिर आप गलत गलत गाइड कर देते हैं या गलत नक्शा बना देते हैं। तो हम लोग इसलिए अपने जो वास्तु कंसल्टेंट हैं जो अलग अलग शहरों में हैं, मैं उनको हमेशा गाइड करता हूं कि आप कहीं भी जाएं तो आहार ग्रहण न करें। वास्तु करने गए हैं तो जल भी ना लें, कोशिश करें कि जल अपने पास से ले जाएं और उसके बाद वास्तु करने के बाद हो सके तो जल ले लें और नहीं तो कोशिश करें कि बाहर ही खा लें या अपने साथ खाने का सामान साथ ले जाएं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कई जगह वास्तु करने जाएंगे
कई जगह की ऊर्जाएं आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसलिए आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो शायद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे और उस घर के अंदर जो नेगेटिविटी है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। तो ये आज पहला चैप्टर था। हमने स्टडी किया कि वास्तु पुरुष का शरीर का निर्माण कैसे हुआ, पंच तत्व क्या है, कैसे पंच तत्व एक दूसरे को क्रिएट करते हैं, कैसे पंच तत्व एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, वास्तु पुरुष के शरीर पे देवी देवता कैसे क्यों दबा के बैठे हुए हैं, उनको राक्षस भी हैं देवता भी हैं। जब इन्हीं पंच तत्व के साइकिल को अगर हम खराब कर देते हैं तो उस दिशा में बैठा हुआ राक्षस जागृत होने लगता है और उस दिशा से संबंधित परेशानी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। और अगर हमारा साइकिल सिस्टम अच्छा है तो हमारे घर के अंदर की ऑरा अच्छी होती है, हमारे घर के अंदर की ऊर्जा अच्छी होती है, सभी में रिश्ते मजबूत होते हैं, एक हैप्पीनेस बनी रहती है। जरूरत नहीं कि बहुत पैसे आते हों, खुशी का जो मायना है वो पैसों से नहीं होता। और ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि हम लोग इतने जगह वास्तु करने जाते हैं, कई घरों में जाके लगता है कि इतने बड़े घर हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन जब आप घर के अंदर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इनसे दुखी इंसान, इनसे सैड इंसान, इतना कष्ट में कोई नहीं है। इससे अच्छा तो है जो एक छोटे चौल में झुग्गी में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं है, साइकिल ही है, वो कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा खुश है, क्योंकि कम से कम 5 परिवार एक जगह पे बैठ के बात तो करते हैं, कम से कम 5 लोग एक साथ बैठ के खाना तो खाते हैं। तो अगर वास्तु की एनर्जी खराब हो गई, जैसे मान लीजिए साउथ वेस्ट खराब हो गया, अब मिट्टी का काम क्या है? रिश्तों में पकड़ बना के रखना, रिश्तों में मजबूती देना। मिट्टी क्या है? पकड़ है, भार है, मजबूती है। तो मान लीजिए कि अर्थ एलिमेंट खराब है किसी घर में, तो क्या होगा? उनके घर में रिलेशनशिप इतने खराब होंगे कि बच्चे फादर से लड़ते हैं, पति पत्नी में कोई गहरा संबंध है ही नहीं, कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं, आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ना कोई किसी से पूछ के डिसीजन लेता है, कब कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। तो उस तरह के माहौल में कि 10 कमरे में 5 लोग अलग अलग कहीं पड़े हुए हैं, आप सोचिए कि कैसा लगता होगा उस घर के अंदर जाके, जहां पे ना कोई हंस के बातें कर रहा, हमेशा एक स्ट्रेस का माहौल क्रिएटेड है, हमेशा एक स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है। आप सोचिए कि क्या उस घर में 10 महंगी महंगी कार रख लेने से, या बहुत बड़ा बंगला बना देने से, या बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस बना लेने से क्या सुखी होंगे वो? इससे तो अच्छा है कम पैसे हो, छोटा सा घर हो, कम से कम माँ बाप बच्चे पत्नी आराम से एक जगह बैठ के खाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख सुनते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं और उसी में वो खुशहाल रहते हैं। तो पंच तत्व के खराब होने से, कोई भी एक साइकिल ब्रेक होने से इतना दुख उत्पन्न होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वास्तु बहुत अच्छा होना ये नहीं कि बहुत पैसे का कारक है, वास्तु से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जितनी जरूरत हो धन की उतने धन मिलते रहते हैं। बाकी धन तो किस्मत से आता है। कई लोगों की कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत होता है, वो जब भी आ जाए, 20 साल की महादशा है, वो जिधर भी हाथ डालता है उधर पैसा मिलता है। वो सिर्फ पैसे पैसे के पीछे भागता रहता है, वो लग्जरी के पीछे भागता रहता है, वो महंगी महंगी चीजों के पीछे भागता रहता है। उसे ये नहीं पता चलता इस भाग दौड़ में घर की एनर्जी अगर खराब हो गई तो इस भाग दौड़ में रिश्ते छूट जाएंगे, अकेला हो जाता है वो। और ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं तो बहुत दुख होता है कि परमात्मा ने इतनी सारी चीजें दी लेकिन खुशी छीन ली। तो इसलिए घर बड़ा हो या छोटा हो मायना नहीं रखता, वास्तु अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सुख वस्तु से नहीं मिलता, सुख वास्तु से मिलता है। वस्तु तो बहुत इकट्ठा कर लीजिए, बहुत सारी चीजें रख लीजिए, घर भर लीजिए वस्तु से, महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, गैजेट से भर लीजिए, महंगी गाड़ियों से भर लीजिए, महंगे महंगे कपड़े खरीद लीजिए, लेकिन अगर घर की एनर्जी, मान लीजिए ईशान कोण खराब है, ईशान कोण का काम है बीमारी देना, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करना। अगर खराब हो जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं, जब कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके घर में
अच्छे अच्छे पकवान बन के ही क्या होंगे जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको नहीं खाना है। अगर वो बीमार है और चल ही नहीं सकता तो महंगी गाड़ियों का क्या करेगा। अगर घर में रिलेशन ही मजबूत नहीं है तो उन सारे लग्जरी चीजों का क्या होगा। तो इसलिए इन 5 एलिमेंट का साइकिल अच्छा से रहना चाहिए। और आज इतना ही पे रोकते हैं, फिर हम अगले चैप्टर को बारे में बताएंगे, इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्लॉट के सिलेक्शन के बारे में और पंच तत्व के क्रिएशन, डिस्ट्रॉय और कैसे एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, कैसे एक दूसरे को सप्रेस करते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में कि टोटल कितने दिशाएं होते हैं और उस दिशाओं को आगे हम सब दिशा में कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन है, इसका जो एंगल होता है ये 0 डिग्री होता है। फिर ईस्ट डायरेक्शन है, इसका एंगल है 90 डिग्री। साउथ का है 180 डिग्री और वेस्ट डायरेक्शन का है 270 डिग्री। पहले 1 बाय 1 डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। वेस्ट डायरेक्शन का 270 हुआ। सबसे पहले नॉर्थ से समझिए, उत्तर दिशा 0 डिग्री, 0 कहिए या ऑब्लिक 360 कहिए। तो नॉर्थ डायरेक्शन 0 डिग्री हुआ। टोटल 4 दिशा अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो दूसरा 90 डिग्री हो गया ईस्ट डायरेक्शन। दक्षिण दिशा कितना हो गया 90 में 90 फिर ऐड कर दीजिए तो 180 डिग्री। 180 डिग्री में फिर 90 ऐड कर दीजिए तो 270 डिग्री। 270 में फिर 90 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। टोटल जो है वो जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है। यानी एक जो एंगल है 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, तीसरा ये 90 डिग्री का है, चौथा ये 90 डिग्री का है। 90 90 90 90 यानी टोटल 360 हो गए। नॉर्थ 0, ईस्ट 90, साउथ 180, वेस्ट 270 डिग्री और नॉर्थ डायरेक्शन 0 डिग्री। ये हो गया टोटल 4 दिशा। अब इसके बाद 4 दिशा के बाद आते हैं कॉर्नर्स। तो अब हम लोग कॉर्नर्स के बारे में समझते हैं। अब पहले क्या था कि 360 डिग्री में हमने डिवाइड किया था 4 से तो आया था 90 डिग्री। यानी कि पहले जो 4 दिशा थे तो एक दिशा था 90 डिग्री का, अब हो गया 8 दिशा। तो 8 दिशा कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 8 तो टोटल हो गया 45 डिग्री। यानी जब हम लोग 4 दिशा को 8 दिशा में कन्वर्ट किए तो फिर 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री सब 45 डिग्री का हो गया। तो फिर 0 से शुरू करते हैं। नॉर्थ कितना हो गया 0 डिग्री और ईस्ट कितना था 90 डिग्री। तो नॉर्थ यानी उत्तर और पूर्व के बीच का जो जगह हुआ वो उत्तर पूर्व कहलाए, ईशान कोण कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये हो गया 45 डिग्री। क्यों 0 और 90 बीच में 45 होता है। फिर पूरब दिशा और दक्षिण दिशा, दक्षिण कितना था 180 डिग्री, 90 और 180 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो बना वो कितना बना 135 डिग्री, 135 डिग्री। यानी टोटल 135 डिग्री यहां पे हो गया। 180 और 90 का बीच का पोर्शन ये कहलाया अग्निकोण। पूरब और दक्षिण के बीच की जगह क्या हो गया दक्षिण पूर्व, जिसको अग्निकोण कहते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब साउथ 180 है और वेस्ट है 270, तो इसके बीच में जो डायरेक्शन हुआ कितना हो गया तो 270 और 180 बीच में क्या होगा तो 225 आएगा। 225 डिग्री ये क्या कहलाए नैऋत्य कोण। साउथ वेस्ट यानी साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर हुआ, कॉर्नर पे जो आया वो कहलाया साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ 270 डिग्री है और ये 0 डिग्री यानी 360 डिग्री कहते हैं इसको। मैंने बताया था 0 ऑब्लिक 360, तो 270 और 360 इसके बीच में क्या होगा तो पश्चिम और उत्तर, तो बीच का जगह क्या बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा हुआ, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं इसको, वायव्य कोण भी कहते हैं। तो ये हो गया टोटल 315 डिग्री। पीछे हम लोग पढ़े 4 दिशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसमें हमने 4 कॉर्नर और ऐड कर दिया। उत्तर
उसके बाद उत्तर पूर्व का कोना, फिर पूर्व, फिर क्या हो गया दक्षिण पूर्व का कोना, फिर नीचे हो गया दक्षिण, फिर आ गया दक्षिण पश्चिम का कोना, फिर पश्चिम, फिर उत्तर पश्चिम का कोना, फिर उत्तर। ये टोटल हो गया 8 दिशा। अब आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो 8 दिशा को भी हमने दो दो भाग में बांट देंगे, यानी कि 16 दिशा हो जाएगा। यानी सबसे पहले 4 दिशा, फिर उसके 4 कॉर्नर 8 दिशा। अब इनके भी बीच के जो सब डायरेक्शन होंगे वो 16 डायरेक्शन होगा। हम लोग जो वास्तु करेंगे वो 16 डायरेक्शन पे बेस्ड होगा। यानी जब भी किसी घर का वास्तु करने जाएंगे, शॉप का वास्तु करने जाएंगे, फैक्ट्री का वास्तु करने जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे आप उसको 16 डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे और उन 16 डायरेक्शन में डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में क्या वास्तु दोष होता है, तो लाइफ में क्या क्या समस्याएं आती हैं। हम लोग जो वास्तु करेंगे वो रिवर्स करेंगे। कैसे? क्लाइंट से पहले ये नहीं पूछेंगे कि आपके घर में वास्तु दोष क्या है। 16 डायरेक्शन आपको याद रहेगा ही, पता होगा कौन सी डायरेक्शन से क्या क्या देखते हैं। कहानियों में सारा कुछ सीख लेंगे, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछिए, हम आंसर देने के लिए आपके लिए तैयार हैं। तो 16 डायरेक्शन आपको पता है कि किस डायरेक्शन से किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। अब कोई क्लाइंट फोन करता है और बताना चाहे कि आचार्य जी मेरे घर में ना अग्निकोण में ये, तो हमें नहीं सुनना। जैसे लगा कि उन्होंने वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, अपने घर के बारे में बता रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं सुनना है। क्लाइंट पे फेथ क्रिएट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सबसे पहले उनसे पूछना है कि आप वास्तु बताना बंद कीजिए, वो हमारे ऊपर छोड़िए, उसका मुझे नॉलेज है। आप सिर्फ ये बताइए कि जब से इस घर में आए हैं तब से आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं आप। तो ऑटोमेटिक बोलेंगे कि जब से यहाँ आए हैं तब से हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगा है, पेट खराब रहने लगा है, एनर्जी लेवल लो है। या सपोज अगर उन्होंने ये भी बोला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें तुरंत क्या करना है, कनेक्ट करना है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम 2 जगह से आती है, साउथ ईस्ट से और नॉर्थ से। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हमें पता चल गया, तो हम उनसे 2-3 क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे कि अग्नि अगर खराब होगा तो पेट भी खराब होगा ना। तो पूछेंगे कहीं घर में पेट खराब रहता है क्या? खुद बोलेंगे हाँ जी रहता है। अब मान लीजिए 4-5 साल से वहां रह रहे हैं, तो हमें पता है डायबिटीज की प्रॉब्लम भी आ गई होगी। तो फिर कंफर्म करने के लिए डायबिटीज के बारे में पूछेंगे। फिर पूछेंगे कि आपके घर में एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, आलस से बहुत रहना, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहना, बच्चों तक वो पेट खराब रहना। तो जब सारी क्वेश्चन हम लोग पूछ लेंगे तो फिर वो बताएंगे कि हाँ ये सारी चीज हमारे घर में है, तो हम लोग 100% कॉन्फिडेंटली कह देंगे कि अब आपकी प्रॉब्लम अग्नि कोण में है, यानी अग्नि में ही कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, अग्नि में ही पानी है, जो भी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी वो अग्नि में है। तो अब जब आप बताते हो उनको कि आपके अग्नि कोण में ये चीज है, तो ऑटोमेटिक है वो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है उनको और आप पे विश्वास करने लगते हैं। अब आप जो भी बोलेंगे वो करने को तैयार होते हैं। अगर आप फीस बोलेंगे तो फीस देने को तैयार है ज्यादा, आप जो वास्तु उपाय बताएंगे उसको करने के लिए भी तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं वो हर चीज के में हाँ हाँ बोलते चले जाएंगे, क्योंकि उनको अब कॉन्फिडेंस हो गया कि आपने बिना घर देखे कैसे बता दिया। तो हमारे जो मेन बेस है वो है रिवर्स, और जाना भी चाहिए रिवर्स, क्योंकि अब हमें पता है कहाँ वास्तु दोष है, तो हम आसानी से उनके घर का नक्शा निकाल के और फिर उनको गाइड कर सकते हैं कि। और दूसरा चीज क्या, सेंटर निकालना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कहाँ वास्तु दोष है, तो अब उस डायरेक्शन में वो वास्तु दोष आना चाहिए ना। तो सेंटर निकालने में, डायरेक्शन निकालने में हर जगह आपको हेल्प मिलेगा। तो मेनली हमें सिम्टोमेटिक ही काम करना है। अब देखिए इस 8 दिशा निकल गया, अब 8 के बाद हम लोग चलते हैं 16 दिशा पे। ये टोटल 8 दिशा हो गए। अब इसमें एक और डायरेक्शन निकलेगा, ये जब 8 दिशा था तो 45 डिग्री थे, अब हो गए 16 दिशा। अब हम लोग 360 को 16 से डिवाइड करेंगे तो टोटल आएगा 22.5 डिग्री। 4 दिशा था तो 90, 8 दिशा हो गए तो 45। अब हो गए 16 दिशा हो गया तो 22.5, यानी 22.5 डिग्री का अब एक डायरेक्शन निकल गया। अब हमें 22.5 डिग्री के डायरेक्शंस के अनुसार से ही वास्तु करने हैं। तो जैसे नॉर्थ 0 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, ये ईस्ट 90 डिग्री, साउथ ईस्ट
135 डिग्री, साउथ 180 डिग्री, साउथ वेस्ट 225 डिग्री, 270 डिग्री वेस्ट और 315 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। ये टोटल 8 डायरेक्शन निकल गए। अब इसका जो मिड पॉइंट है ये कहलाएगा उत्तर और उत्तर पूर्व, तो क्या कहलाएगा? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। एक काम करता हूं, मैं एक एक डायरेक्शन के बारे में आपको बताता हूं, कि यहाँ छोटा सा तस्वीर है, इसमें ज्यादा करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए मैंने हर एक डायरेक्शन के लिए एक अलग अलग स्लाइड बना रखा है। तो अब मैं बताता हूं आपको एक एक डायरेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू करेंगे 0 डिग्री से, यानी नॉर्थ का जो मिड लाइन है वो ये है, ये लाइन। लेकिन मैंने बताया आपको कि जब 16 डायरेक्शन होता है तो 16 डायरेक्शन में टोटल एक डायरेक्शन होता है 22.5 डिग्री का। तो हमें ये पता चल गया कि 0 डिग्री जो है वो नॉर्थ होता है, तो टोटल डायरेक्शन कितना हुआ? 22.5, 22.5 डिग्री। तो हमें क्या करना है? आधा लेफ्ट के तरफ और आधा राइट के तरफ। मैंने बोला था 0/360 डिग्री आता है, तो 360 डिग्री में से आधा मतलब कितना हुआ? जब एक डायरेक्शन 22.5 डिग्री का हुआ तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो 11.25, यानी जो 0 डिग्री है, ये बीच का जो लाइन है, इससे 11.25 लेफ्ट और 11.25 राइट, यानी 11.25 डिग्री वेस्ट के तरफ और 11.25 डिग्री ईस्ट के तरफ। तो कितना हो गया? 0 में से जब आप 360 में से 11.25 माइनस करेंगे तो आ गया 348.75 डिग्री और 11.25 डिग्री, यानी कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो जो 22.5 डिग्री का एंगल है वो एग्जैक्टली, यानी नॉर्थ डायरेक्शन कितना है? 348.75 से लेकर 11.25, यानी 348.75 डिग्री टू 11.25 डिग्री तक पूरा नॉर्थ डायरेक्शन है। यानी जब भी कोई पूछेगा या ग्रिड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? 0 लेंगे, उससे 11.25 लेफ्ट, 11.25 राइट, वो टोटल जो डायरेक्शन होगा वो कहलाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि नॉर्थ डायरेक्शन से क्या होता है। अभी हमें इसके बारे में स्टडी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ 16 डायरेक्शन के एंगल्स समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। अगला डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन की जो बीच की जो जगह बना, ये बना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईशान कोण और उत्तर दिशा के बीच में जो जगह बना वो कहलाया उत्तर उत्तर पूर्व बोलते हैं इसको, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको। इसका डिग्री कितना होगा? तो इसका डिग्री होगा, नॉर्थ कहां तक खत्म हो गया था पीछे, याद है आपको? देखिए नॉर्थ खत्म हो गया था 11.25 तक, तो अगला डायरेक्शन में 11.25 से स्टार्ट हुआ और 33.75 तक गया, यानी टोटल 22.5 डिग्री। अब 11.25 में जब 22.5 ऐड करेंगे तो 33.75 आ जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का डिग्री कितना हुआ? 11.25 टू 33.75 तक। फिर नेक्स्ट ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट कितना बताया था मैंने? 45 डिग्री, यानी जो मिड का पार्ट है ये वाला, ये 45 डिग्री है, बिल्कुल सेंटर। तो टोटल तो 22.5 डिग्री है, तो कहां से कहां तक है? तो वो है 33.75 से लेकर 56.25 तक। पूरी जो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन जो बना हुआ है वो 33.75 से शुरू होता है, ये वाला 33.75 हो गया और ये हो गया 56.25, ये हो गया ईशान कोण। फिर नेक्स्ट है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी पूरब दिशा और ईशान कोण। 8 दिशा में क्या था? यही था ना, ईशान कोण था, उसके बाद पूरब था। लेकिन इसके बीच में भी एक डायरेक्शन निकला ना, जब 16 डायरेक्शन में कन्वर्जन हुआ तो इसके बीच में जो जगह निकला वो बना ENE, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट,
इसको डायरेक्शन जो हुआ 56.25 ईशान कोण में खत्म हो गया था, तो यहां से इसमें 22.5 डिग्री ऐड कर दीजिए, तो ये निकल गया ENE। ईस्ट की क्या है, तो ईस्ट है 78.75 से लेके 101.25 तक। मिडिल पॉइंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा 90 डिग्री। ये पॉइंट है 90 डिग्री। सेम फॉर्मूला लगेगा, 11.25 लेफ्ट, 11.25 राइट, टोटल 22.5 डिग्री हो गया, जो कि 78.75 से लेके 101.25 तक फैला हुआ है। अगला दिशा कौन है, ईस्ट साउथ ईस्ट। ये सब बात में बताऊंगा कि एंजाइटी क्या होता है, चर्निंग क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन से क्या क्या चीजें रूल करती है, सारी चीजें आप गाइड की जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं ESE। ESE डायरेक्शन कहाँ हुआ, तो जहां ईस्ट खत्म हुआ वहां ये शुरू हुआ, यानी कि 101.25 यानी 101.25 में हमने 22.5 को ऐड कर दिया, तो जो एरिया बना वो 123.75 तक का बना, यानी ये जो बना 22.5 डिग्री का वो एंगल वो ये था। फिर नेक्स्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अग्निकोण। अग्निकोण कितना होता है, 135 डिग्री, तो 135 से 11.25 लेफ्ट, 11.25 राइट, तो टोटल जो बना वो बना 123.75 से लेके 146.25 तक, तो ये बना अग्निकोण का डायरेक्शन। अग्निकोण के बाद कौन आएगा, अग्निकोण के बाद यानी साउथ ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट और साउथ के बीच का जगह बनेगा, तो इसको कहते हैं साउथ साउथ ईस्ट। नेक्स्ट डायरेक्शन देखिए, यह है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जहां अग्निकोण खत्म होगा वहां से शुरू हुआ और 22.5 डिग्री इसमें ऐड कर दिया गया, टोटल डायरेक्शन कहलाया है साउथ साउथ ईस्ट। इसके बाद कौन आएगा, साउथ। साउथ डायरेक्शन कहां जाएगा, बीच में 180 डिग्री आ गया, ये 180 डिग्री का पार्ट है, हमने पहले पढ़ा भी अभी, तो 180 डिग्री से 11.25 लेफ्ट और 11.25 राइट, टोटल जो बना 168.75 टू 191.25। अब जो बीच का सब डायरेक्शन हुआ क्या हुआ, तो साउथ वेस्ट तो आपको पता ही है, नैऋत्य कोण अभी तो बताए थे आपको, तो साउथ वेस्ट पता है, साउथ भी आपको बता चुके हैं, लेकिन जब 8 से 16 में कन्वर्ट करेंगे तो अब इन दोनों के बीच का डायरेक्शन आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, एस भी ऐड हो गया और SW भी ऐड हो गया, यानी साउथ साउथ वेस्ट। तो साउथ साउथ वेस्ट की डिग्री क्या होगी वो बताता हूं मैं। साउथ साउथ वेस्ट की डिग्री आ गई 191.25 से लेकर 213.75 तक, ये टोटल डायरेक्शन हो गया आपका साउथ साउथ वेस्ट का, जो कि दक्षिण और नैऋत्य कोण इसके बीच में आता है। फिर अगला डायरेक्शन कौन सा होगा, इसके बाद बचा हुआ साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट की डिग्री मैंने बताया था आपको 225 डिग्री होता है, 225 में 11.25 प्लस कीजिए, 11.25 माइनस कीजिए, जो बीच का 22.5 डिग्री बचा वही साउथ वेस्ट की एंगल हो गया, तो टोटल हो गया 213.75 टू 236.25। ये डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट का। इसके बाद तो साउथ वेस्ट ये तो हमें पता ही था, पहले पढ़े हम लोग की कॉर्नर होता है, नैऋत्य कोण बोलते हैं इसको, और वेस्ट डायरेक्शन पता ही है, तो इसके बीच का पोर्शन कौन सा कहलाएगा, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन का क्या एंगल होगा, तो जहां साउथ वेस्ट खत्म हुआ वहां से शुरू हो गया, इसमें 22.5 ऐड कर दीजिए, वो डायरेक्शन हो गया वेस्ट साउथ वेस्ट। वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन का। वेस्ट डायरेक्शन बताए थे अभी 270 डिग्री होता है, तो 270 में 11 माइनस कीजिए और 11 प्लस कीजिए, टोटल जो बनाओ 258.75 से 281.25 तक। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद वेस्ट मैंने बताया आपको, वेस्ट पता ही है और नॉर्थ वेस्ट तो पता ही होगा आपको। भंडार कोण पता है, पश्चिम दिशा पता है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो कहलाएगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसका एंगल बताता हूं मैं आपको, इसका एंगल है 281.25, इसमें 22.5 डिग्री ऐड कर दीजिए तो 303.75 डिग्री आ गया। ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन होगा। तो अगर हम लोग प्रोटेक्टर लेके भी अगर ग्रेडिंग शुरू करेंगे ना, तो एंगल पता होगा। मान लीजिए आप कहीं वास्तु करने गए हैं, आपके पास चक्र नहीं है, चक्र हम लोग देंगे आपको, बट मान लीजिए आपके पास चक्र नहीं उस समय, और फिर भी आपको वास्तु करना है, मैनुअल आपने पेंसिल से बना रहे हैं
और वहां पे 16 डायरेक्शन निकालना है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ही आपको एंगल पता होगा, आप प्रोटेक्टर लेके और पूरा एंगल निकाल के और सारा काम कर दीजिएगा, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगल निकालने के लिए भी बताऊंगा, डायरेक्शन निकालने के लिए बताऊंगा कैसे सैटेलाइट से निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 303.75 टू 326.25, यानी बीच का जगह हो गया 315 डिग्री। अब नॉर्थ वेस्ट अभी पता चल गया आपको, भंडार कौन कहते हैं। उत्तर दिशा पता ही है, 8 दिशा में यही तो थे, कोना और मेन डायरेक्शन। अब इसके बीच में सब डायरेक्शन निकला कौन सा, एन एंड डब्ल्यू, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की डिग्री कितनी होगी, बहुत सिंपल है, नॉर्थ वेस्ट का जितना एंगल आता है उसमें 22.5 ऐड कर दीजिए, 326.25 टू 348.75, जो बच गया वो उत्तर दिशा में चला गया। तो ये थे टोटल 16 डायरेक्शन। अब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं 16 डायरेक्शन के बारे में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 0 डिग्री कंपास लेते हैं ना, तो 0 डिग्री निकालते हैं, 0 डिग्री निकाला, वो कहलाया उत्तर दिशा। फिर आया ईशान कोण, उत्तर दिशा और ईशान के बीच का जो दिशा निकला वो कहलाया नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यानी मेनली आप लोग को इतना, जब वास्तु सीखने आए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को 8 दिशा तो पता ही होगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको पता है, 4 कोना पता, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण सबको पता है। नहीं पता तो मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं जानने का। उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लीजिए या फिर पूरब दिशा की तरफ मुख कर लीजिए। तो जब आप मान लीजिए सामने पूरब दिशा आपने फेस कर लिया, तो आपका लेफ्ट हैंड उत्तर दिशा, राइट हैंड दक्षिण दिशा और पीछे पश्चिम दिशा। सामने पूरब, सूर्य को तो सबको पता है ना, तो पता चल गया आपको कि सामने ईस्ट है, तो लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ है, राइट हैंड पे साउथ है और पीछे के डायरेक्शन जो है वो वेस्ट है। अब एंगल देखिए, सामने ईस्ट है, लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ है, तो बीच का जो कॉर्नर बन गया लेफ्ट हैंड साइड का सामने का, वो नॉर्थ ईस्ट हो गया। सामने ईस्ट है, राइट हैंड पे साउथ है, तो बीच का जो बन गया डायरेक्शन वो हुआ साउथ ईस्ट। फिर पीछे राइट हैंड साइड में पीछे का कॉर्नर क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा। फिर राइट लेफ्ट हैंड साइड में पीछे का जो कॉर्नर कहलाएगा वो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। कुछ भी वास्तु जज करना हो, कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि डायरेक्शन होता क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो अब हम लोग इंस्टेंट जानना चाहते हैं कि क्या जो वास्तु दोष हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सही है गलत है। तो क्लाइंट कहता मुझे तो दिशा देखने ही नहीं आता। अब ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि आप बता रहे हैं हाँ जी आपका अग्निकोण में बाथरूम है, क्लाइंट बोलेंगे जी हमें तो दिशा का ज्ञान ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब सर पटक के रह जाएंगे, अब कर क्या सकते हैं। अब उनको कोई डायरेक्शन ही नहीं पता, इंस्टेंट कैसे हम कॉन्फिडेंस में आए, कैसे पता चले कि उनका अग्निकोण में बाथरूम है। तब तक खुल के बात हो जाए, एक बार खुल के बात करने के लिए अगर आपको डायरेक्शन में क्या वास्तु दोष है अगर पता चल जाता है, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली डिस्कस कर पाते हैं उसके लिए। तो मैं भी क्या करता हूं बताता हूं, सिंपल सा तरीका अपनाता हूं। मैं सीधा बोलता हूं पूरा पता होगा ना, सुबह उठते होंगे, सूर्योदय को तो देखते होंगे, कोई बात नहीं, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। अगर मुझे लगता है नैऋत्य कोण में वास्तु दोष है तो सिंपल तरीका है, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, जिधर से सूर्य आता है उसकी तरफ फेस कर लीजिए। सामने ईस्ट हो गया, पीछे वेस्ट हो गया, राइट हैंड साइड में साउथ हो गया। तो पीछे के तरफ जो राइट हैंड साइड का कॉर्नर है वहां पे टॉयलेट है क्या। अब इतना उनको पता होता है कि हाँ जी इस डायरेक्शन में फेस किया ना, तो उनको पता है कि पीछे राइट हैंड साइड में कॉर्नर है में टॉयलेट है कि नहीं है, तो वो इतना बताते हैं हाँ जी टॉयलेट है। अब वो कई बार बोलेंगे नहीं कॉर्नर में तो नहीं है जी, थोड़ा हटके है, कई बार बोलेंगे कॉर्नर से ना और ज्यादा हटके है, तो हम लोग समझ लेंगे कि नहीं 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 साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। क्यों, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का पता चल चुका, उन्हें एक्यूरेट डायरेक्शन का ज्ञान तो है नहीं कि नॉर्थ कितना घुमा हुआ है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, बट इतना तो अंदाजा लग गया कि कोने के आसपास बाथरूम है। इसका मतलब गारंटी से कह सकते हैं कि आपके घर में साउथ वेस्ट में बाथरूम है, अगर उनके जो बताए हुए सिम्टम अगर साउथ वेस्ट के टॉयलेट से मिलते हैं तो। सिंपल सा तरीका है, तो इस तरीके को कई बार फॉलो करना पड़ता है। कई बार कॉल बहुत ग्रामीण इलाकों से आता है जिनको शायद ज्यादा दिशा का नॉलेज नहीं होता, तो उनसे इसी तरीके से बात करना पड़ता है। अब हमें पता चल गया कि इनके घर में कहाँ वास्तु दोष है, लेकिन फिर भी वास्तु नहीं बताते, कारण लक्ष्मी भी तो चाहिए। तो क्योंकि एक तरफ से सिर्फ एनर्जी दे दिया, हमने उपाय बता दिया, तो न तो वो उपाय करेंगे क्योंकि सर्विस मिल गई फ्री में, वो कभी भी उपाय नहीं करने वाले। तो इसलिए सबसे पहले कुछ पेमेंट कीजिए, उनसे फीस ले लीजिए, जितना दे सके। अगर कोई ऐसा है जो देने में असमर्थ है तो कब में कर दीजिए, मना मत कीजिए कभी,
परमात्मा ने अगर उन्हें आपके पास भेजा है उनके समाधान के लिए, तो आप अपने तरफ से सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मना मत कीजिए, कम से कम में जितना में कर सकते हैं वो कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नक्शा बहुत जरूरी है। फिर हम लोग कहते हैं नक्शा बनाइए, फिर कई बार वो बोलेंगे नक्शा में बनाना नहीं आता जी, तो वहां पे हम लोग फिर कहते हैं किसी ना किसी आर्किटेक्ट को ले जाइए, नक्शा बनवाइए प्रॉपर प्रोफेशनल। फिर वो नक्शा बनाते हैं, फिर लोकेशन मंगा के हम लोग डायरेक्शन निकाल लेते हैं, फिर उसकी ग्रिडिंग कर देते हैं नक्शे पे, एक्चुअल पता चल जाता है साउथ वेस्ट कहाँ है। तब हम उनको वीडियो कॉल पे या फिर पूरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग मंगा के फिर उनको उस डायरेक्शन पे क्या उपाय करने हैं, जो भी सॉल्यूशन होगा वो गाइड कर देते हैं। उस तरीके से हम लोग वास्तु करेंगे। कई बार बहुत दूर दराज इलाकों में अगर वास्तु करने की जरूरत पड़ा और जहां हम जा नहीं सकते, जहां अपने कंसल्टेंट को भेज नहीं सकते, तो उस समय ऐसा करना पड़ सकता है। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट किया जाए इन 16 दिशा के बारे में, क्योंकि 16 दिशा में ही अब घूमना है। अभी से लेके वास्तु सीखने के आखिरी दिन तक हम लोग इस 16 डायरेक्शन में गोल गोल घूमते रहेंगे, क्योंकि सारी कैलकुलेशन की शुरुआत ही यहीं से होनी है। यहीं से पता चलेगा कि घर में सब ठीक है, एक आदमी डिप्रेशन में है, इसका मतलब बेडरूम यहां है, ठीक है। काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, रिजल्ट के टाइम में 0 हो जाता है, यानी शनि महाराज गड़बड़ हो रखे हैं, पश्चिम दिशा गायब है, तो प्रॉफिट कैसे होगा जी। बिजनेस करने जाते हैं, अपॉर्चुनिटी ही नहीं आता, करे कैसे बिजनेस, तो हमें पता भैया नॉर्थ दिशा खराब है, उत्तर दिशा खराब होगा, तो अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी। तो इन 16 डायरेक्शन में गोल गोल घूमते रहना है। और ये जो मैं आज बता रहा हूं ये कम से कम 50 बार रिपीट होगा, और ये दिमाग के कोने कोने में घुस जाना चाहिए कि 16 डायरेक्शन में कौन सी दिशा क्या होता है, कौन सी दिशा का डायरेक्शन डिग्री कितना होता है, कैसे ग्रिड करते हैं, कैसे सेंटर निकालते हैं, कैसे सिम्टम मिलाते हैं, रट्टा हो जाना चाहिए। और सबसे एक मजे की बात बताता हूं आपको, इस 16 दिशा में कुछ ही ऐसे डायरेक्शन हैं जहां पे वास्तु दोष होने की वजह से वास्तु कंसल्टेंट के पास फोन करते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत समझदार हैं लोग। घर बनाते समय वास्तु कभी नहीं कर सकते, उस समय इतना दिमाग लगाएंगे कि पूछिए मत। सबसे मजे की बात है, आज सुबह ही कॉल आया एक लेडी का, दिल्ली की है, कि आचार्य जी मुझे ना सिर्फ ग्रिडिंग करवाना है बस। मतलब यूट्यूब देख के लोगों को आइडिया हो गया ग्रिडिंग क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, तो उनको लगता है कि नक्शा तो है ही, आप ग्रिडिंग करके दे दीजिए, मैं वास्तु कर लूंगी। मतलब इतने समझदार सोचते हैं कि सिर्फ ग्रिड कर देने से वो पूरे घर का नक्शा बना लेंगी, क्योंकि एक्चुअल में उनको बचाने की इच्छा होती है। वो नहीं चाहते कि ज्यादा खर्च करना पड़े, वो सोचते हैं वास्तु वाले को फीस देके कहां फालतू के बर्बाद करेंगे, इससे अच्छा है ना कि इटालियन टाइल लगा देंगे, इटालियन मार्बल लगा देंगे, अच्छी क्वालिटी का जगुआर का बढ़िया बढ़िया पॉट लगा देंगे टॉयलेट में, पेंट अच्छा अच्छा करवा लेंगे। वो सोचते हैं कहां वास्तु वाले को पैसे लाख रुपए 50,000 रुपए खर्च करने जाए, वो उसको घर में यूटिलाइज करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। शरीर कितना भी गोरा बना लीजिए, गर्भावस्था में बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए खूब अच्छे से खाना खाइए, खूब नारियल पानी पीजिए, खूब गोरा बनाने की कोशिश कीजिए, कई तरह के तरीके अपनाइए, लेकिन बच्चे के अंदर जो सोल है, जो उसकी एनर्जी है, जो उसके अंदर प्योरिटी है, वो कहां से लाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि बहुत हैंडसम दिखने वाला आदमी अंदर से अच्छा रहता होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो घर चाहे जितना खूबसूरत बना लीजिए, लेकिन घर के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो तो वास्तु ही है। तो वास्तु के अनुसार से अगर फॉलो नहीं किए और बहुत अच्छा डेकोरेशन पे खर्च किया, मार्बल में खर्च किया, टाइल्स अच्छे अच्छे लगाए, खूब जबरदस्त पेंटिंग किए, पूरा ऑयल पेंटिंग, पूरा प्लास्टिक पेंट, जितने तरह के होते हैं तरीका वो अपना लिए, अच्छे अच्छे लाइटिंग लगाए, अमेरिका से लाइटिंग ला के लगवाए, हर तरह का अपनाइए। अगर घर की एनर्जी खराब हो गई ना, तो वही घर जहां आप राजा थे और आपने करोड़ों रुपया उस घर के लिए लगाया ना, वो सारा का सारा पैसा तबाह कर देगा। और वैसे हर 10 दिन पे ऐसे हमारे पास एग्जांपल आते हैं जो 100 करोड़ रुपए से ऊपर का इनकम होने के बावजूद सिर्फ एक ऐसे घर में चले गए जहां पे अग्निकोण खराब था, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये कैश फ्लो का होता है, धन का होता है, और अग्निकोण खराब होने की वजह से पूरा का पूरा कैश फ्लो तबाह हो गया। और आदमी कहता क्या है कि लोग धोखा दे दिए हैं, सारे लोग चीटर निकल गए हैं, जो भी पैसा लिए लेके भाग गए। अरे क्या कैसी बात करते हैं आप। जब आप उस घर को नहीं बनाए थे तो वही लोग तो आपके बिजनेस में साथ थे, वही लोग के सपोर्ट से तो आप बिजनेस कर रहे थे, वही लोग तो आपसे माल खरीदते थे और टाइम से पेमेंट करते थे, और अचानक से आपने घर क्या बदला, सब लोग बुरे हो गए। तो लोगों को दोष नहीं देना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि
अग्निकोण में खराब होने की वजह से जो गैस का फ्लो था वो रुक गया और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, आपकी वो एनर्जी नहीं रही जिससे आप पैसा खींच सकते हैं और आप उस पॉइंट पे कमजोर पड़ जाते हैं और आपका फाइनेंस पूरा का पूरा एक एक रुपए तक स्टक हो जाता है और आप इसी बात को सोचते सोचते परेशान होते हैं कि वो आदमी मुझे धोखा दे दिया, मेरा ब्रदर ने मेरा पैसा लेकर रह दिया, मेरे जीजा जी पैसा ले गए थे वो नहीं दिए, सब लोग बुरे हो गए और आप ही एक अच्छे रह गए। नहीं, आपकी एनर्जी खराब हुई इसलिए आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं रही कि आप खींच पाए पैसे को, इसलिए अगर कोई सामने वाला देना भी चाहता तो वो दे नहीं पाता। कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई दे ही नहीं पाता और आप भिखारी वाली कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए वास्तु का ध्यान घर बनते समय बहुत जरूरी है। छोटा घर हो, बड़ा घर हो, लग्जरी हो, टावर बना रहे हो, डजंट मैटर, हर जगह सेम एनर्जी क्रिएट होगी। 2 कमरे से भी लोग अरबपति बन जाते हैं और 100 करोड़ के बंगले से भी भिखारी बन जाते हैं, ऐसे हमने बहुत केसेस देखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ये सब टॉपिक में बार बार आ जाता हूं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि टोटल 5 डायरेक्शन में वास्तु दोष की वजह से प्रॉब्लम आती है। नॉर्थ, नंबरिंग कर देता हूं, उत्तर दिशा, आप वास्तु कंसल्टेंट बन रहे हैं, मैं बताता हूं 5 ही वास्तु दोष होंगे, 5 ही दिशा में वास्तु दोष होंगे जिसकी वजह से आपको कॉल किया रहेगा कोई क्लाइंट या आपको फोन करेगा और बताएगा कि मैं इतना परेशान हूं। पहला नॉर्थ, दूसरा ईशान कोण, बीमारियों का भंडार, तीसरा अग्निकोण, फाइनेंस जीरो, चौथा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, पितृ दोष लग गया, घर में एनर्जी लेवल जीरो, रिलेशन पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला होता है उस समय, तो पितृ दोष लग गया, तो ये हो गया चौथा। और पश्चिम दिशा, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। शनि महाराज हैं, जन्म कुंडली का 11वां घर, कर्म करेंगे तो शनि महाराज ठीक होंगे तो फल मिलेगा। तो पूरा मेहनत कर लिया और अगर वेस्ट डायरेक्शन खराब हुआ तो फिर रिजल्ट भूल जाइए। सुबह से शाम तक भागे, महीना लग गया, थक गए काम करते करते, काम होता भी गया, बट जब फाइनल रिजल्ट की बात आई तो शनि महाराज कहें कि 0 रिजल्ट हो गया जी। ये है 5वां वास्तु दोष। एक और वास्तु दोष है जिसकी वजह से फोन आ सकता है, ये हेल्थ प्रॉब्लम आता है, ये है 6ठा। कुल मिला के आप ओवरऑल समझिए 3 ही प्रॉब्लम की वजह से लोग आते हैं। किसी का सोशल लाइफ खराब होना वो वास्तु वाले के पास नहीं जाता, मैं लिख के देता हूं। मेरे 10 साल के करियर में ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष होने की वजह से हमारे पास कोई नहीं आया, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन का वास्तु दोष सोशल कनेक्टिविटी को खत्म करता है। कोई बात नहीं है, लोग सोशल नहीं होते, घर में ही रहते हैं, वो अपने आप में मस्त रहते हैं, सब डायरेक्शन अगर ठीक हो तो मजे में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे ही ईएससी में वास्तु दोष हो, साउथ में हो, चल जाता है, डिस्पोजल में हो, एजुकेशन नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? कौन वास्तु वाले के पास जाता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा? कोई नहीं जाता। बैंकिंग सपोर्ट है, सेक्शन अट्रैक्शन जोन है, ये सभी डायरेक्शन में वास्तु दोनों से होने से कोई नहीं आपको बुलाता। मेजर 5 या 6 ही वास्तु दोष है। हम उन वास्तु दोष को रिपीट बार बार करेंगे क्योंकि हमारे पास केस स्टडी जितने आने वाली हैं और जितने पुराने केस स्टडीज हैं उन सभी केस स्टडीज को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि राम नाम के व्यक्ति ने मुझे फोन करके क्या बात करा, हमने उनको क्या रिप्लाई दिया, जब हम लोग उनके घर में गए वास्तु करने तो उनके नक्शे में क्या वास्तु दोष था, हमने ग्रिडिंग कैसे करा उनका और एग्जैक्टली कैसे डायग्नोस किया कि जो हमारा ग्रिड सही है, कैसे सेंटर निकाला और उसके बाद हमने क्या क्या उपाय किए, देन उसके बाद रिजल्ट। यही तो करना है। तो 16 डायरेक्शन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा और ईशान कोण बीच की जो डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईशान और पूरब के बीच में ये नहीं हो गया, अग्नि और पूरब के बीच में ईएसी हो गया, साउथ और अग्नि कोण के बीच में साउथ साउथ ईस्ट हो गया, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गया। टोटल 16 डायरेक्शन हुए हैं। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो हर एक डायरेक्शन के प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे कि इस डायरेक्शन में हमारी लाइफ का कौन कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ है, उस डायरेक्शन में वास्तु दोष होने पे हमारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, हर चीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा।